Hello and welcome to online classes. In this video we are going to discuss about basic concept of angle of friction. To understand this concept, first we have to consider two object or surface which are fly to each other. तो देखिए फर्स्ट आपके पास ये आपका एक फर्स्ट सरफेस हो गया, अपन इसको एक फर्स्ट सरफेस है एंड दिस इज द सेकेंड सरफेस आर ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट। और ये जो आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो किसके ऊपर में रखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर में रखा हुआ है। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में जो मास होगा यानी इसका जो वेट होगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, आपका फोर्स लगा रहा है। तो इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आपका रिएक्शन फोर्स वर्क करेगा। तो ये आपका रिएक्शन हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मान लीजिए अपन इसमें एक्सटर्नल जो फोर्स है, ठीक है, Fe। अब मान लीजिए कि इसमें जो अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं अपन राइट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, फ्लाइड होगा। बट हमें उस कंडीशन पे नहीं जाना है जब वो फ्लाइड होगा, हमें उतना ही फोर्स इसमें लगाना है जिससे वो फ्लाइड होने वाला ही होगा बट स्लाइड नहीं होगा। मतलब वो कौन सी कंडीशन पे होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन पे होगा। मतलब कि मतलब ये जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, तो ये जो फोर्स है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है। इसके बाद जस्ट और थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, ये स्लाइड होने लगेगा। बट अभी ये कौन सी कंडीशन पर है, ये तो आपका मैक्सिमम कंडीशन पर है फोर्स की, जब तक वो फ्लाइड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्सटर्नल फोर्स। और जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा Fs। तो Fs अपन यहाँ पर इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद भी इसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये अभी भी रेस्ट कंडीशन पे है। और इस एरो को यहाँ बनाने का मतलब क्या है, तो इस एरो को यहाँ बनाने का मतलब है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो ऑलवेज पैरेलल टू दी कॉन्टेक्ट सरफेस होती है। देखो ये जो है आपका कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो जो भी ये फोर्स लगा हुआ है यानी जो फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो इस कॉन्टेक्ट सरफेस के क्या है, आपका पैरेलल है। तो यहाँ पर आपका देखो चार टाइप का फोर्स लगा हुआ है। फर्स्ट फोर्स कौन सा है आपका, देखो फर्स्ट आपका हो गया ये जो आपका फोर्स जो कि आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ड्यू टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड है आपका रिएक्शन फोर्स विच इज़ अपवर्ड डायरेक्शन, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा, ठीक है। और दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज़ अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स एंड डायरेक्ट, ठीक है। और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ऑलवेज पैरेलल टू दी कॉन्टेक्ट सरफेस होता है, ठीक है। तो इसमें चार चीज़ें हैं आपके पास। अब देखिए अपन पढ़ने वाले एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। अपन यहाँ पर अगर हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें, जो कि अपन वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसको अपन पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें, पॉइंट मान लीजिए ये ए है आपका, ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट, दिस पॉइंट इज ओ। तो अपना ने क्या कर लिया, एक पैरेललोग्राम जो है कंसीडर कर लिया। पैरेललोग्राम कौन सा है आपका, ए, ठीक है, बी सी ओ, या भी ए ओ बी सी जो है आपका एक पैरेललोग्राम है। तो इसका जो डायगोनल होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ए फेस है इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या है आपका, ओ टू ए। और नेक्स्ट है आपका ओ बी, इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ओ से बी। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कौन सा होगा, तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा विच इज़ ओ सी, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका ओ सी। अब देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कौन सा है, तो ये वाला लाइन ओ सी लाइन जो है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होगा, जो कि ये लाइन से डिनोट कर रहा है, वो जो है नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो भी एंगल क्रिएट करेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको अपन डिनोट करते हैं लेमडा से। समझ में आया ये कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है और नॉर्मल रिएक्शन है, इसका रिजल्टेंट जो कि आपका लाइन ओ सी है, तो ये जो आपका रिजल्टेंट लाइन है
वो जो है आपका नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो भी एंगल क्रिएट करेगा दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन सा है, तो एंगल जो है आपका देखो बी ओ फी इज इक्वल टू लेमडा, एंगल बी ओ फी इज इक्वल टू लेमडा एंड दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। टेन थीटा फार्मूला में देखो इन, ठीक है, इन अ ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, देखो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल बी ओ सी, राइट एंगल ट्रायंगल अगर बी ओ सी में अगर ऑब्जर्व करें तो अपन को क्या मिलेगा, देखो टेन लेमडा इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू आपका होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पर देखो जब एंगल यहाँ पर बना है, जब एंगल इस वाले पॉइंट पर बना है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन, और ये क्या है इसका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा आपका बी सी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका बी सी इज द परपेंडिकुलर। एंड नेक्स्ट जो है आपका, ठीक है, बी सी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, और नेक्स्ट आपका जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो बेस जो होगा वो हो जाएगा आपका ओ बी। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा आपका ओ बी क्या होगा बेस। ठीक है, तो यह हो गया आपका परपेंडिकुलर बाई बेस कौन सा आपका, तो आपका ओ बी जो है आपका बेस है, दिस इज बेस, ये क्या आपका परपेंडिकुलर। वैल्यू पुट करते हैं, आप देखेंगे देखो, तो ये जो लाइन क्या है आपका ए फेस है, तो ये लाइन भी किसके इक्वल होगा, ए फेस के, क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स है। सिमिलरली ओ बी देखो, ओ बी क्या था, तो ओ बी जो है देखो आर की वैल्यू थी, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं आर, बिकॉज ओ बी पैरेलल टू ओ ए। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो इसको देखो यहाँ पर कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपका जो बी सी है, ठीक है, देखो बी सी, ये बी सी कितना है आपके पास, वो ए फेस। ठीक है, नेक्स्ट तो आता है आपका ओ बी, ओ टू बी क्या है, तो आर, दिस इज 10 लेमडा। अब प्रीवियस टॉपिक्स में अपन पढ़े थे, ठीक है, प्रीवियस टॉपिक को अगर देखोगे तो जो ए फेस बाई आर जो होता है, तो 10 लेमडा इज इक्वल टू ए फेस बाई आर जो होता है वो होता है म्यू एस, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू ए फेस बाई आर। तो इस तरह से जो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। यानी इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो होगा आपका, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो ये क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इस तरह से आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका डेरिवेशन कौन सा है। तो इस तरह से आपको इसको नोट कर लेना है। तो देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका एंगल ऑफ रिपोज। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें देखिए आपका ए ओ बी क्या है, आपका ए ओ बी एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक चढ़ाव वाला क्या है आपका प्लेन है, जिसमें अपन एक ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से रखा हुआ है कि इसमें कि इसका कंडीशन क्या है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है। ठीक है, मतलब ये जो है आपका प्लेन में जाकर रुका हुआ है, नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट आपका लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर लगा हुआ है। और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, ये प्रीवियस टॉपिक में ऑलरेडी अपन क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास जो है ऑलवेज वर्क करेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज W इज इक्वल टू mg। ड्यू टू वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इट एक्ट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज W इज इक्वल टू mg। अब इसका जो वेट है उसको अपन क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा आपका देखो mg cos थीटा। ठीक है, mg cos थीटा क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg cos थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और mg sin थीटा वो क्या हो जाएगा आपका हॉरिजेंटली। तो mg अपन क्या कर सकते हैं, मतलब जो mg था उसको अपन क्या कर दिए, दो कंपोनेंट में रिसॉल्व कर दिए। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया आपका mg cos थीटा एंड सेकेंड क्या हो गया mg sin थीटा। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ बात आती है कि व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। तो ये जो एंगल है आपका देखो यहाँ पर जो इंक्लाइन है, इंक्लाइन कौन सा है, तो ओ ए क्या आपका ओ ए इंक्लाइंड है। ठीक है,
तो जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है जो कि आपका ओ ए है, तो ओ ए जो है आपका इस हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, जो भी एंगल बनाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है ओ ए, वो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि ओ बी के साथ जो भी एंगल क्रिएट करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो आपका जो इंक्लाइंड प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जितना इंक्लाइंड किया हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। तो इस तरफ ये जो यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है थीटा, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। और इसका कंडीशन देखो याद रखना है आपका, ये जो ऑब्जेक्ट है अभी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर है, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट आपका लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर है तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर इसका जो है, यहाँ पर क्या है, देखो ये जो फोर्स होगा ये एम जी जो साइन थीटा है वो फोर्स कहाँ लगा रहा है आपका, इसको फ्लाइट करने की कोशिश कर रहा है, नीचे की ओर ला रहे की कोशिश कर रहा है क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन है तो। बट उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब ये ऑब्जेक्ट आपका लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर है, इसका मतलब ये वाला फोर्स क्या होगा आपका, सेम होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा देखो, तो क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ, ठीक है, इन केस ऑफ लिमिटिंग, ठीक है, इन केस ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन केस ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम फर्स्ट क्या होगा, जो आपका ए फेस है इसको पहले लिख लेते हैं। देखो जो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल टू ए फेस, इक्वल टू ए फेस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्या होगा, यहाँ पर देखो आर जो है यानी कि एम जी कॉस थीटा जो है आपका, एम जी जो कॉस थीटा है क्या हो जाएगा आपका, एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा कहाँ पर है आपका, तो एम जी कॉस थीटा देखो ये है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन क्या है आर, तो ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों किसकी कंडीशन है, तो ये दोनों जो है आपका लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, जिसमें आपका स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू एम जी साइन थीटा एंड नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो ये आपके पास दो इक्वेशन मिल गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन देखो, इक्वेशन 1 में अपन डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 को, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा देखो, एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई एम जी कॉस थीटा, ठीक है। इसको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, एम जी से एम जी कट हो गया, इधर क्या बचा है आपका ए फेस बाई आर। देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड ए फेस बाई आर, तो इसको अभी पढ़ चुके, ए फेस बाई आर मीन्स स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ए ये हो जाएगा म्यू एस, तो इस तरफ इसकी वैल्यू निकल जाती है। इसका मतलब क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे अपन, कोफिशिएंट देखो क्या है आपका, कोफिशिएंट यानी कि जो म्यू एस है, म्यू एस मीन्स कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। यहाँ पर डिफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, व्हाट इफ एंगल ऑफ रिपोज में जो लास्ट डेरिवेशन आया उसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। तो इस तरफ इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये सेकेंड जो है टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका वो है आपका एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट्स बट वी डिस्कस ओनली सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज द वी आर एबल टू वॉक। अपन ड्यू टू फ्रिक्शन अपन क्या कर सकते हैं, अर्थ सरफेस पर अपन वॉक कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो अपन क्या हो जाएंगे, फ्लिप होकर गिर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लाइंबिंग अ ट्री, पेड़ में चढ़ने के लिए भी अपन को क्या होना जरूरी है, प्रॉपर फ्रिक्शन होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूस फायर, मतलब माचिस जो होता है, माचिस का जो स्टिक्स होता है उसको अपन क्या कराते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, जलने लगता है। नेक्स्ट हो जाता है आपका चीविंग अप फूड। हम लोग जो फूड को जो खाना होता है उसको अपन क्या करते हैं, चबाते हैं। तो उसको चबाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, तो अपन यूज करते हैं किसका, फ्रिक्शन का। तो ये जो है आपका फ्रिक्शन का एडवांटेज है। देयर आर 4 मेनी एडवांटेजेस बट वी डिस्कस ओनली 4।
तो चलिए अब डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो ड्यू टू डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन पार्ट ऑफ मशीन वेयर आउट। ठीक है, जो मशीन का जो पार्ट्स हैं होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाते हैं, बार बार चलने की वजह से क्या हो जाते हैं, वो घिसते रहते हैं और बाहर आ जाते हैं। जैसे टायर भी क्या हो जाता है, साइकिल का टायर बाहर आ जाता है। ठीक है, कुछ मशीन के पार्ट होते हैं वो घिसते रहते हैं, उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड है एनर्जी वेस्ट। तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, आपका एनर्जी वेस्ट होगा। जैसे अपन देखो एक प्लेन स्मूथ रोड पे दौड़ेंगे, ठीक है, और उसके कंपेयर में एक रेत में दौड़ेंगे, रेत में, सैंड में, तो हमें उसमें ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लेन रोड में जो फ्रिक्शन होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू जो आपका रेत वाला रोड है, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो एनर्जी क्या होगा, उसमें वेस्ट होगा। इसी तरह साइकिल चलाओगे अगर आप प्लेन रोड में तो एनर्जी कम लगाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप कुछ रफ सरफेस में साइकिल चलाओगे तो उसमें एनर्जी क्या लगाना पड़ेगा, आपका कम। तो आपका फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना एनर्जी क्या होगा, आपका वेस्ट होगा। नेक्स्ट आता है आपका रिड्यूस इफिशियंसी। तो इसको भी अपन इसी से कर सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो अपना इफिशियंसी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे अपन देखो एक प्लेन रोड है, तो प्लेन रोड में अपन क्या कर सकते हैं, प्लेन रोड में लगातार अपन 2-3 किलोमीटर साइकिल जो है अपन क्या कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। बट अगर रोड अगर ख़राब है, यानी कि उसका जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, ठीक है, यानी वहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन वर्क करेगा, तो हमारा जो कैपेसिटी है यानी इफिशियंसी है, पहले कितना था, 2 से 3 किलोमीटर चलाने का था, अब हम लोग 1 से 2 किलोमीटर ही चला करके क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। तो अपना इफिशियंसी क्या हो गया, कम हो गया। सिमिलरली मशीन में भी ऐसे होता है, इसलिए अपन मशीन में क्या करते हैं, प्रॉपर उसमें ग्रीसिंग करते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं ताकि मशीन का इफिशियंसी क्या हो, आपका इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका मशीन गेट चार्ज। और मशीन जो है क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। मशीन क्या, ह्यूमन बॉडी भी अपन फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। क्योंकि अपन ठंड के दिनों में स्वेटर पहने रहते हैं, उसको स्वेटर को निकालते हैं तो अपन बॉडी से क्या होता है, वहाँ पर चार्ज का साउंड आता है। ठीक है, जो हेयर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपका स्टैंड हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो जो है आपका फ्रिक्शन की वजह से मशीन होते हैं या फिर बॉडी जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका चार्ज। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो देखिए फ्रिक्शन को अपन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका बाई पॉलिशिंग। तो पॉलिश करने से क्या होता है, जो सरफेस आपका रफ है उसको पॉलिश कर देने से क्या हो जाता है, वो स्मूथ हो जाता है। तो स्मूथ होने की वजह से उसका फ्रिक्शन क्या हो जाता है, आपका रिड्यूस हो जाता है। तो दिस इज फर्स्ट। सेकेंड है बाई यूजिंग लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट मतलब क्या हो सकता है, अपन ऑयल डाल सकते हैं, उसमें ग्रीस डाल सकते हैं और उसमें वाटर भी डाल सकते हैं। तो बाई यूजिंग लुब्रिकेंट आपका क्या हो जाता है, फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसलिए जो है आपका साइकिल हो गया उसमें आपको ऑयल डाला जाता है या फिर ग्रीस डाला जाता है। बाइक में ऑयल का यूज करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह में ग्रीस यूज करते हैं। तो आपका लुब्रिकेंट क्या है, आपका ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, वाटर हो गया। वाटर भी किसका वर्क करता है, आपका लुब्रिकेंट का। क्योंकि अगर टाइल्स है, देखो घरों में टाइल्स होता है, उसमें अगर पानी गिरा हुआ है उसमें अपन क्या हो सकते हैं, इजीली क्या हो सकते हैं, इजीली उसमें अपन स्लिप हो सकते हैं। तो वाटर भी किसका काम करता है, आपका लुब्रिकेंट का। सेकेंड है आपका बाई यूजिंग बॉल बियरिंग। तो बॉल बियरिंग मतलब देखिए जो फैन होता है जो घूमते रहता है कंटिन्यू, उसमें अपन बॉल बेयरिंग के यूज करते हैं। छोटे छोटे उसमें बॉल होते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, आपका कॉन्टैक्ट सरफेस को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से उसमें फ्रिक्शन भी क्या हो जाता है, आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, साइकिल में भी यूज होता है, पंखे में यूज होता है, जितने भी मूवेबल ऑब्जेक्ट है उसमें आपका इसका यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। अब अपन कुछ जगह पर क्या होता है, आपको कुछ जगह पर हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना पड़ता है, जैसे साइकिल हो गया, मोटर हो गया, इसमें अपन को क्या करना पड़ता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना पड़ता है। बट कुछ चीज़ें होती है जहाँ पर अपन फ्रिक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है। जैसे देखो एक ट्रैक्टर है या फिर साइकिल है, वो क्या होगा, गड्ढे में चला गया है, वो ठीक है, उसका जो व्हील्स है वो स्लिप कर रहा है मतलब वहीं पर घूम रहा है। तो अपन क्या कर देंगे, वहाँ पर सैंड यानी कि रेत डाल देंगे। रेत डाल देने से उसका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो ट्रैक्टर या बाइक जो भी जहाँ वहाँ पर जो फिक्स था वो क्या हो जाएगा, वहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा। सेकेंड आता है सरफेस मेड रफ। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जहाँ पर देखो जो भी सरफेस है अगर वो स्मूथ है तो इसका फ्रिक्शन क्या है, कम है। तो उस सरफेस पर अपन कुछ चीज़ ऐड कर देंगे जिससे वो रफ बन जाएगा, यानी उसको अपन कुछ चीज़ ऐड करके क्या कर देंगे, उसको रफ कर देंगे, तो उसका जो फ्रिक्शन है क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मेकिंग थ्रेड्स। मेकिंग थ्रेड्स का मतलब है टायर। देखिए आप साइकिल का या फिर बाइक का जो टायर होते हैं या फिर किसी भी जो आपका ट्रांसपोर्ट के जो आपका ट्रांसपोर्ट वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उसमें क्या होते हैं, आपका जो टायर होता है उसका टायर क्या होता है, उसमें कुछ कट्स होते हैं, उसी को बोला जाता है मेकिंग थ्रेड्स। उसमें कट्स बनाने से क्या होता है, कट्स बनाने से उसमें जो अर्थ सरफेस के साथ जो फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से जो बाइक और मोटर बाइक हो गया, जो ट्रैक्टर हो गया, वो इजीली क्या कर सकता है, सरफेस पे
रन कर सकता है। तो कुछ इस तरह से अपन मेथड, कुछ इस तरह से अपन फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है और साथ में ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो समाप्त करते हैं।